अपन रिएक्शन की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, मैंने आपसे क्या बोला, एनिलीन इज बेसिकली, यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर इसके अंदर नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर देता है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को शो करेगा। एनिलीन बेसिकली थोड़ा सा एलिफेटिक अमाइन के कंपैरिजन में वीक बेस होता है बिकॉज इट्स लोन पेयर शो इन द रेजोनेंस। Weaker basic nature of aniline as compared to the aliphatic amine can be explained the basis of resonance. In aniline, the non-bonding electron, मतलब lone pair of nitrogen atom delocalized into the benzene ring by the resonance. Therefore, the electron density is less at the nitrogen atom, and due to which aniline is less basic than the aliphatic amine. बोला है ना अपन ने, ये तो अपन चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मेरा एनिलीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर चूंकि रेजोनेंस अगर कर रहा है तो ड्यू टू द रेजोनेंस ये बेंजीन के अंदर जाएगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। दैट लोअर अवेलेबिलिटी बेसिकली डिक्रीजेस द बेसिक नेचर हियर। आज अगर अपन देखें तो हमारे प्राइमरी अमाइन ज्यादा अच्छे बेस होते हैं, फिर हमारा कौन आएगा, फिर हमारा यहां पर आएगा अमोनिया और लास्ट में हमारा एनिलीन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज एज द बेसिक स्ट्रेंथ वाइल द डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ हियर। आपको भी पता है कि एनिलीन में अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो तुम्हें भी पता है नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी। जबकि अगर आपने कोई विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर प्लेस अगर कर दिया तो ये वाला जो हमारा विड्रॉइंग ग्रुप है ये विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेसिक नेचर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे अगर आपने पेरा पर, अगर मान लो यहां पर इसके पेरा पर NO2 अगर लगा दिया, एनिलीन में पेरा पर NO2 लगा दिया, इसका मतलब हुआ एक तरफ है NH2 और एक तरफ NO2 है, इसका मतलब ये है, और उसका मतलब आपने CH3 और CH3 कुछ भी लगा दिया, तो ये ज्यादा बेस होगा, वो कम होगा और हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। लिटमस पेपर के उसमें ये शो करता है आप लोगों का, कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। अब आता है मेन, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी ऐसी है जो नहीं है। आज अगर हम लोग अगर देखें तो एनिलीन भी आपको पता है बेसिक कैरेक्टर को तो शो कर ही रहा है। अगर मेरा जो एनिलीन है अगर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को अगर शो कर रहा है तो आपको भी पता है कि बेसिक अगर है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और एज इट विल शो द रिएक्शन विद द एसिड, तो यहां पर मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द सॉल्ट हियर, मेरा कंपाउंड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl अगर आपने ले लिया तो आपको पता है फिनाइल अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2SO4 ले लिया, वही सेम रिएक्शन है, सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही क्लोरोप्लैटेनिक एसिड क्लोरोओरिक एसिड के साथ आपकी रिएक्शन हमने करी, सेम रिएक्शन है। अगर अपन अल्काइलेशन की बात करें, अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड के साथ में करवाई तो एक तरफ से H निकलेगा, एक तरफ से I निकलेगा, मेरा मॉलिक्यूल एन फिनाइल एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस अगर आपने रिएक्शन करवाई HI निकलेगा, वापस रिएक्शन करवाई HI निकलेगा, फाइनली आपका टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस अगर आप लोगे तो आपको भी पता है कि क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। सेम टू सेम हमारी रिएक्शन है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी। अगेन माई आंसर विल कम एज अ क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट हियर। मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। HI निकालना है, फिर HI निकालना है, फिर HI निकालना है। जब कंप्लीटली HI निकल जाएगा और टर्शियरी अमाइन जब बनेगा तो हाउ दे विल डू द रिएक्शन, CH3I में CH3 पर प्लस होता है, I पर माइनस होता है, तो ये जो मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर CH3 पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपको भी पता है कि हमारा आंसर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसाइलेशन, जैसे आप लोगों ने एसाइलेशन करा सेम एसाइलेशन करना है। ये मेरा एनिलीन है, एक तरफ से H निकलेगा, एक तरफ से Cl, हमारा जो कंपाउंड होगा एन फिनाइल एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो एसिटिक एनहाइड्राइड को भी यहाँ पर यूज में ले सकते हो। यदि मैंने यहां पर बेंजोइलेशन अगर करवाया तो ये वाली जो रिएक्शन है इट्स बेसिकली बेंजोइलेशन ही है। ये वाली जो मेरा बेंजोइलेशन है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि इट्स बेसिकली कॉल्ड एज द शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो ये वाली जो मेरी रिएक्शन होती है शॉर्टन बॉमन कहलाती है। कहानी हमारी वही है, इधर से H निकलेगा, उधर से Cl, और यू विल गेट द आंसर। आज अगर हम देखें कार्बिल अमाइन रिएक्शन, अभी रिसेंटली मैंने आपको कार्बिल अमाइन पढ़ाई। अमीन्स की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कराना है, आप एरोमेटिक अमाइन ले लो।
हमारा फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। अनप्लीजेंट स्मेल उसकी भी रहेगी। आप ध्यान रखना वही डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट स्पीशीज रहेगा, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जो हमने करी है वही जो आपने एलिफेटिक की करी कि आपका RNS2 की रिएक्शन आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा रहे हो HgCl2 की प्रेजेंस में, सेम रिएक्शन मेरी यहाँ पर लगेगी। बस ध्यान रखना यहाँ पर अपन ने प्राइमरी अमाइन तो लेना ही है, लेकिन बस मुझे यहाँ पर एनिलीन को ले लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एनिलीन को अगर ले लिया तो माई आंसर विल बी लाइक दैट। वही सेम है, वही मैंने कार्बन डाइसल्फाइड को यूज में लेना है। जैसे ही मैंने कार्बन डाइसल्फाइड को यूज में लिया हमारा आंसर H2S निकल जाएगा, और जैसे H2S निकल जाएगा तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजीन एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बेंजीन थायो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें लाइक इसकी मस्टर्ड ऑयल होती है। अगर एल्डिहाइड की बात करें सेम रिएक्शन है बच्चों, वही एक तरफ से H2 निकलेगा, एल्डिमीन कीटीमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा ये बेंजेल्डिहाइड है, बेंजामाइन है, इसकी रिएक्शन मैंने बेंजेल्डिहाइड के साथ कराई, एक तरफ से H2 एक तरफ से O निकलेगा, मेरा मोलिक्यूल एन फिनाइल क्या बन जाएगा, बेंजिलिडीन एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो मेरा शिव बेस कहलाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट, जो आपने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया था वही आप हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर भी ले सकते हो। HCl आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आपका मोलिक्यूल बन जाएगा एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसके अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपने अगर इसको KOH के साथ अगर रिएक्ट करवाया सो इट विल बी सॉल्यूबल इन बेस। एज इट विल बी सॉल्यूबल इन बेस यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपने अगर मान लो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, मेरे सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, डाईएजोटाइजेशन। अभी मैंने बताया था ना, अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन अगर NaNO2 और HCl के साथ करवाई एंड रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो मेरा एनिलीन होता है अगर आपने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में अगर करवाई, सो एज यू विल डू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO2, मेरा मोलिक्यूल डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा मोलिक्यूल डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, ये वाला जो हमारा कंपाउंड होता है एक्चुअली इट इज स्टेबल हियर, ये मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। डायरेक्टली अगर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आज अगर अपन देखें, अगर मैंने NaNO2 और HCl लिया तो दे विल प्रोड्यूस द HNO2 हियर, और ये वाला जो मेरा HNO2 है ये हमारे उसके साथ में रिएक्शन करने के बाद में डाईएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा, हमारा आंसर डाईएजोनियम सोल्ट आ जाएगा। तो याद रखना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट, it is used in the preparation of many organic compounds. Coupling between the diazonium salt or amine takes place most rapidly in the slightly acidic medium between the pH 5 to 7. Under these conditions, the concentration of arene diazonium cation at its maximum, अगर मान लो at the same time an excessive amount of the amine has not been converted to unreactive ammonium salt, coupling between the diazonium cation and phenol take place almost in the basic medium like the pH 7 to 9. ये मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट है। आज अगर ये मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट है तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट जो है ये मेरा क्या है, इट्स माय पुअर इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये मेरा पुअर इलेक्ट्रोफाइल अगर है, आपने अगर इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाई तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये हमारा थोड़ा पीएच यहाँ पर 8-9 के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये मेरा पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज इसको रिएक्शन कहाँ पर करना है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने अगर पीएच अगर 8-9 ले लिया तो ये H देगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा, तो बेंजीन में डेंसिटी खतरनाक बढ़ेगी, तो ये मेरे पेरा पर जाकर अटैक करेगा। हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाएगा, अवर मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये जो मेरा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है, ये मेरा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या कहलाएगा, ये वाला जो होता है डाई होता है, ऑफ विच कलर, ऑरेंज कलर का डाई होगा। तो जो कपलिंग रिएक्शंस जो होती है ना, उसमें जनरली डाई का फॉर्मेशन होता है।
आज अगर अपन ने डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर बीटा नेफ्थोल के साथ में करवाई, बीटा नेफ्थोल क्या होता है, बीटा नेफ्थोल इज बेसिकली लाइक दैट, ये मेरा बीटा नेफ्थोल है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी तो दिस डाइएजोनियम ग्रुप विल अटैक एट दिस पोजीशन, और ये भी एक हमारा डाई का फॉर्मेशन करेगा विच इज हैविंग द रेड कलर। तो कपलिंग रिएक्शन का मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैंने करवाई तो हमारा यहाँ पर कपलिंग हो जाएगा और आपका डाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनिलीन येलो कलर का डाई बनाता है, फिनोल ऑरेंज कलर का डाई बनाएगा और आपका बीटा नेफ्थोल रेड कलर का डाई बनाता है। ऑक्सीडेशन की अगर अपन बात करेंगे, वही NH2 सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होकर NaOH बनाता है, NaOH में वापस ऑक्सीडेशन होगा तो NO बनेगा, NO फाइनली फिर आपका NO2 बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐड करा NH के बीच में NaOH बन गया, फिर आपका यहाँ से HH निकल जाएगा, NO बना, फिर वापस बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आज अगर मुझे कैरोज एसिड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करना है एनिलीन का, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, अगर पर एसिड्स की प्रेजेंस में अगर मुझे करना है, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल अगर ले लिया तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। दीज आर द सच टाइप ऑफ द रिएक्शन विच यू हैव टू रिमेंबर ओनली। याद ही रखना कि अगर मैंने कभी भी कैरोज एसिड की प्रेजेंस में अगर एनिलीन का ऑक्सीडेशन करवाया तो माई मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द नाइट्रोबेंजीन एज वेल एज द नाइट्रोसोबेंजीन, और अगर आपने पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो मेरा आंसर आएगा नाइट्रोबेंजीन। अब यहां पर आता है एनिलीन में बेंजीन रिंग के कारण भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। यही एक ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा बहुत आपको यहां पर नया लगेगा। एनिलीन की अगर मैं बात करूं ना, एनिलीन क्या करता है ना बच्चों, रेजोनेंस करेगा और जब एनिलीन अगर रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अगर नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हाई एट द ऑर्थो और पेरा। तो आज अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर ऑर्थो और पेरा पर अगर हाई है तो कोई भी अगर आकर अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल ही आकर अटैक करेगा, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल जब आकर अटैक करेगा तो वो कहां पर अटैक करेगा, इट विल अटैक एट द ऑर्थो एज वेल एज द पेरा। लेकिन याद रखना इन एनिलीन 2, 4, 6 और ऑर्थो और पेरा पोजीशन आर द इलेक्ट्रॉन रिच, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स हियर। इन एनिलीन 3, 5 मतलब मेटा पोजीशन आर बेसिकली डेफिशिएंट, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हियर। आज अगर the benzene ring of aniline undergoes the hallucination, sulfonation and nitration reaction, NH2 group is basically ortho para directing। आज अगर मैंने एनिलीन की अगर बात करी, अगर देखो एनिलीन के अंदर ये जो मेरा NH2 ग्रुप होता है इट इज कंसीडर्ड एज द हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। आज अगर ये मेरा हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो माना जाएगा, ऐसी परिस्थिति में खतरनाक इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। तो अगर आपने कभी भी इसका ब्रोमिनेशन अगर करवाया या क्लोरीनेशन अगर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाया तो इतना ज्यादा अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉनों को इंक्रीज करेगा और इनका पोलराइजेशन इतना ज्यादा फास्ट होगा कि मेरा जो ब्रोमीन है इट विल अटैक एट एवरी पोजीशन हियर, और मतलब एवरी मतलब ऑर्थो पेरा पर, और मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, और मेरा आंसर ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। अब अगर आप बोलो कि हमें मान लो यहां पर ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं बनाना, आप बोलो कि सर हमें तो मोनो डेरिवेटिव ही बनाना है। अब मैंने क्या बोला, ये मेरा NH2 तो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग है। आज अगर ये मेरा जो NH2 है अगर ये मेरा हाईली रिंग एक्टिवेटिंग अगर है, इन दैट कंडीशन अगर आपने इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ में करवाई तो यहां से HCl निकल जाएगा। HCl निकलने के बाद में अब ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ना, ये मेरा मॉलिक्यूल इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी कर सकता है। अब एनिलीन का तो नाइट्रोजन केवल इधर ही रेजोनेंस करेगा, खतरनाक डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो अटैक करने वाला हर जगह पर अटैक करेगा, ऑर्थो पेरा ऑर्थो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एनिलीन के अंदर अगर मैंने एसाइलेशन करवा दिया NaCO, इसका नाम होता है एसिटिनेलाइड,
ये एसिटिनिलाइट क्या करेगा, इतना ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग नहीं होता। आज अगर अपन देखें तो ये मेरा मॉडरेट रिंग एक्टिवेटिंग होगा। अगर ये मेरा मॉडरेट रिंग एक्टिवेटिंग अगर होगा तो आपने अगर ब्रोमीन के साथ में अगर रिएक्शन करवाई तो मेरा ब्रोमीन अब ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पेरा पर जुड़ेगा। और जैसे ही आपने इसका बाद में हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया तो आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस मेरा मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पेरा ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन की अगर आपने कभी भी ब्रोमिनेशन अगर करवाई डायरेक्ट वाटर की प्रेजेंस में तो हमेशा ट्राई सब्सटीट्यूटेड बनेगा। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द मोनो सब्सटीट्यूटेड, आप इसकी रिएक्टिविटी को डाउन करो एसाइलेशन से, एसिटिनिलाइट बनेगा। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट करेगा, फिर वो हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद ऑर्थो पेरा डेरिवेटिव बनाएंगे। इस कंसेप्ट का नाम क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द हैलुसिनेशन। बच्चों यहाँ पर जो हमारी अगली रिएक्शन आ रही है दैट इज बेसिकली नोन एज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आज अगर हम लोग कभी भी अगर एनिलीन का नाइट्रेशन अगर करते हैं तो सपोज दिस इज एनिलीन इज गिवन टू अस, मैंने अगर मान लो जैसे इसका नाइट्रेशन अगर करा तो एज यू विल डू द नाइट्रेशन हियर, तो आपको भी पता है कि नाइट्रेशन अपन HNO3 प्लस H2SO4 की उसमें करेंगे। अब पता है हमें क्या लगता है कि NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑर्थो और पेरा पर ज्यादा होगी, तो वंस NO2 शुड बी कनेक्टेड एट द ऑर्थो पोजीशन देन इट शुड बी कनेक्टेड एट द पेरा पोजीशन। और मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पेरा, और मेरा जो कंपाउंड बनना चाहिए इट शुड बी लाइक दैट। लेकिन पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर क्या है, यहां पर मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बनेगा। अच्छा चलो मेटा बन रहा है इसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात पेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 51% बनता है और मेटा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 47% बनेगा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 2% बनेगा। मतलब whenever you will do the nitration of aniline here in that condition ऑर्थो पेरा के साथ साथ में मेटा प्रोडक्ट भी यहां पर बनता है और that मेटा प्रोडक्ट formed in a higher amount। अब क्वेश्चन उठता है साहब क्यों बनता है मेटा प्रोडक्ट। बच्चों आज अगर हम लोग अगर देखें एनिलीन का अगर अपन कभी भी नाइट्रेशन अगर करते हैं ना तो H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं एंड यू नो वेरी वेल H2SO4 इज बेसिकली एसिड हियर और मेरा जो एनिलीन है इट्स योर बेस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड मेरा जो एनिलीन है इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा कंपाउंड एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिलीनियम आयन जो होता है ना ये मेरा मेटा डायरेक्टिंग होगा। सिंस इट इज द मेटा डायरेक्टिंग हियर मेटा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा। द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बाय द HNO3 and concentrated H2SO4 gives meta nitroaniline due to the positively charged nitrogen meta position becomes electron rich as compared to the ortho और para। आज अगर आप लोगों ने कभी भी एनिलीन का नाइट्रेशन अगर करवाया तो ऑर्थो और पेरा के साथ साथ भी मेटा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एनिलीन क्या करता है ना H2SO4 की प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन बनाएगा विच इज बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग हियर। तो मेरा ऑर्थो और पेरा तो बनेगा ही सही, अलोंग द ऑर्थो और पेरा मेटा प्रोडक्ट विल ऑल्सो फॉर्म। अब आप बोलो सर हमें नहीं बनाना ऑर्थो और हमें नहीं बनाना मेटा। अच्छा मेटा बना क्यों, आपका एनिलीन बेस था, आपके एनिलीन ने बेसिक कैरेक्टर को शो करा तो उसने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर ली। आप एक काम करो उसके बेसिक कैरेक्टर को डाउन कर दो। इन द इनडायरेक्ट नाइट्रेशन अमीनो ग्रुप इज फर्स्टली प्रोटेक्टेड बाय द एसाइलेशन टू गिव एसिटिनिलाइट, और जो नाइट्रेशन करने के बाद ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनेगा। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एज यू विल डू द रिएक्शन विद द एसिटाइल क्लोराइड ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है NHCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पता है ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ना इट्स बेसिकली पुअर बेस हियर। आज मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है।
अगर रेजोनेंस शानदार वाला उधर कर रहा है तो ये डोनेटिंग टेंडेंसी डाउन हो जाएगी। आप जैसे ही नाइट्रेशन करवाओगे, वंस इट इज कनेक्टेड एट द ऑर्थो और पेरा, और बाद में अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया तो एक तरफ मेरा H और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पेरा नाइट्रोएनिलीन। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द डायरेक्ट नाइट्रेशन, मतलब आप इसको प्रोटेक्ट मत करो, विदाउट प्रोटेक्शन इफ यू विल डू हियर, देन अलोंग द ऑर्थो और पेरा मेटा प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म्ड इन हायर अमाउंट। बट अगर आपने इनडायरेक्ट अगर करा तो फिर आपको ऑर्थो और पेरा ही मिलेगा। जैसे एनिलीन की अगर अपन बात करें, एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर करवाई तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। देखो ये मेरा एनिलीन है। आज अगर मान लो आपने अगर एनिलीन की रिएक्शन अगर करवाई H2SO4 के साथ, तो जैसे अगर आपने H2SO4 के साथ करवाई, अब अगर मान लो सपोज करो आप अगर ये सोचो कि यार एनिलीन मेरा बेस है, H2SO4 इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फोनेशन। पता है डायरेक्टली सल्फोनेशन नहीं हो सकता, इट इज योर बेस और इट्स योर एसिड। इनिशियली एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस। आज अगर अपन देखेंगे तो इनिशियली अगर एसिड बेस रिएक्शन अगर होगा तो मेरा जो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H2SO4 के H+ को देगा और मेरा जो कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू द एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। मेरा जो कंपाउंड होगा वो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। जब तुम इस मॉलिक्यूल को गर्म करोगे तो यहां से H2O निकल जाएगा, और जैसे ही यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकलने के बाद में ये मेरा कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो रीअरेंज होने के बाद में पेरा पर SO3 चला जाएगा और मेरा कंपाउंड बन जाएगा पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर आप लोगों ने कभी भी मतलब whenever you will do the sulfonation of the aniline here, in that condition you should know, if you will do the sulfonation of aniline in that condition what will happen, simply हमारा डायरेक्टली सल्फोनेशन नहीं हो सकता, initially acid base reaction will take place here और anilinium hydrogen sulfate will formed. As the anilinium hydrogen sulfate will formed, as you will heat that molecule, in that condition water will be released, and as the water will be released, rearrangement के बाद मेरा molecule पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके अंदर ये वाला ग्रुप एसिड होता है और ये वाला ग्रुप बेस होता है, तो ये एसिड मेरा H+ देगा, बेस उस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और ये एक बाईपोलर आयन में एग्जिस्ट करेंगे, और ये जो मेरे बाईपोलर आयन में जो एग्जिस्ट करेगा, इस बाईपोलर आयन का नाम जो होता है इट्स नोन एज व्हाट, इसका नाम होता है ज्वीटर आयन। तो कभी भी अगर मैंने एनिलीन का सल्फोनेशन अगर करा तो मेरा यहां पर बाईपोलर बनेगा जो ज्वीटर आयन बनता है। सल्फेनिलिक एसिड जो मैंने आपको बताया, पेरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है, इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाइज एंड ड्रग्स। और यहां पर मैंने आपको बताया, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, द कंपाउंड इन विच बोथ प्रोटॉन डोनेटिंग और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज बेसिकली एम्फोलाइट्स, वो हमारे बाईपोलर डाईपोलर आयन में एग्जिस्ट करेंगे और दैट बाईपोलर आयन इज नोन एज द ज्वीटर आयन हियर। मेरा जो मॉलिक्यूल है वो ज्वीटर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन। आज अगर हम लोग कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन की बात करें, ये मेरा एनिलीन है, एनिलीन का अगर आप हाइड्रोजिनेशन अगर करवाओगे तो यू हैव टू यूज बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि बेंजीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द साइक्लोहेक्साइल अमाइन और हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। यहां पर एक मेथड आ रहा है टेस्ट ऑफ एनिलीन। आपको पता है ना, एनिलीन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो कार्बिल अमाइन टेस्ट आपको यूज में लेना पड़ता है, जहां पर आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा। या डाई टेस्ट को भी आप यूज में ले सकते हो कि जैसे एनिलीन है तो आप उसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवा दो। एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा क्या बन जाएगा,
हमारा अलग अलग प्रकार का डाइज बनाता है ना, जैसे एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद येलो कलर डाई बनाएगा, तो यहाँ पर डाई बन जाएगा। वो डाई जो बनता है वो बेसिकली एनिलीन का आइडेंटिफिकेशन मेथड है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक चीज बीच में यहाँ पर पिक करता हूँ, एक रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन अगर आप देखोगे ना, अगर जैसे फ्रीडल क्राफ्ट आपने देखा होगा एल्काइलेशन या एसाइलेशन, आपने अगर मान लो जैसे इसकी रिएक्शन अगर CH3Cl के साथ करवाई और मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर CH3Cl के साथ में करवाई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, आपको पता है एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता। आज अगर आप बोलोगे एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो मेरा एनिलीन है ना, ये मेरा बेस है और AlCl3 जो है ना, ये मेरा लुईस एसिड है। आज मतलब AlCl3 का बेसिकली काम होता है इन दोनों की रिएक्शन में मदद करना, लेकिन एनिलीन क्या करता है, एनिलीन यहां पर खुद AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेगा और एज दे विल डू द रिएक्शन दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स हियर, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर हियर, एनिलीन डज नॉट शो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसीलिए एनिलीन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन व्हाट, दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट वर्क करते हैं, याद रखना, क्योंकि in the presence of the anhydrous AlCl3, aniline reacts with the AlCl3, will show the acid base reaction, they will form the complex here, and due to the formation of the complex my molecule cannot do the reaction here, in that condition हमारा reaction नहीं हो पाती। अगर अपन यूजेस की अगर बात करें, डाइज को ड्रग्स के फॉर्मेशन में इसको अपन यूज में लेते हैं, डाइज इंटरमीडिएट्स के फॉर्मेशन में भी आता है। यहां पर अगर अपन देखें एक्सीलरेटर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इन रबर इंडस्ट्रीज, उसमें बेसिकली यूज में आता है। अगर हम देखें द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसिटिनिलाइड या सल्फ्यूरिक एसिड और इंडिको का फॉर्मेशन में काम आएगा। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फा ड्रग्स, हमने बोला था ना अभी सल्फेनेमाइड जो होता है उसके अंदर हम बेसिकली इसको यूज में लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था इसका नाम था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मेनली हम लोगों ने एनिलीन को यानी एलिफेटिक अमाइंस को और एरोमेटिक अमाइन को डिस्कस करा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन हियर जो हम लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा और आपको ये वाला चैप्टर बड़े इजीली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।